बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन 6 सेमेस्टर। उर्दू हमारा कोर्स है 1115, हमारा कोर्स कोड है। तीसरे यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तीसरे यूनिट में हम दास्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू नॉवेल, ड्रामा और अफसाना है। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज। पिछली क्लासेस में हमने नॉवेल के बारे में पढ़ा था और हमने असनाफ़े नसर को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब। वो तमाम असनाफ जिनका ताल्लुक कहानी के साथ है उन्हें हम अफसानवी अदब में रखते हैं, जिनका ताल्लुक कहानी के साथ नहीं है हम उन्हें गैर अफसानवी नसर में पढ़ते हैं। हम आज अफसानवी नसर के बारे में पढ़ रहे हैं। अफसानवी नसर में हम दास्तान के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू नॉवेल, ड्रामा और अफसाना है, जो कि अफसानवी नसर की 3 नेक्स्ट बड़ी अकसाम है। आज के लेक्चर पर बात करने से पहले मकासद तदरीस जान लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो कि अफसानवी अदब पर बात करेंगे, तो अफसानवी अदब में सबसे पहले हम नॉवेल, ड्रामा और अफसाना की जामे अंदाज में वजाहत करेंगे कि ड्रामा क्या होता है, नॉवेल क्या होता है और अफसाना क्या होता है, इनके लुग़वी और इस्तिलाही मायनी क्या है, और उनके अज्जा को हम तफसील के साथ अलग अलग बयान करेंगे। अज्जा इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं, पार्ट्स को कहते हैं, जिनके बनने से कोई भी चीज़ जो है वो वजूद में आती है, वो नसर है या वो कोई भी किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती है। नीज़ हम उनकी अक़साम का भी जायज़ा लेंगे कि जैसे नॉवेल है तो उसकी कौन कौन सी अक़साम है, इसी तरह अफसाना है तो उनकी कौन कौन सी अफसाने हैं, और इसी तरह से ड्रामा भी। इसके अलावा निसाब में शामिल जो मशहूर मुसन्नफ़ीन हैं, तीनों असनाफ के बड़े या पहले जो मुसन्नफ़ीन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बारे में बुनियादी बातें जान लेते हैं। नॉवेल जदीद सनती दौर की पैदावार है। नॉवेल अफसानी अदब की दूसरी बड़ी सिनफ़े सुख़न है। पहली सिनफ़े सुख़न मैंने आपको बताया दास्तान है। नॉवेल दास्तान की तरक्की याफ्ता या इर्तिकाई शक्ल है। नॉवेल का ताल्लुक हकीकत के साथ है, जबकि दास्तान का ताल्लुक मावराई और मफूकुल फितरत अनासर के साथ है। नॉवेल उर्दू अदब में अंग्रेज़ी अदब के असर से आया है। हम इसकी मुख्तसर तारीफ ये कर सकते हैं कि नॉवेल अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायनी अनोखा, नया, अछूता या निराला के हैं। ये दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। दास्तान के बरक्स नॉवेल का ताल्लुक हकीकत और फितरत के साथ होता है, जबकि दास्तान में फर्जी, ख्याली और मफूकुल फितरत बातों का प्रचार किया जाता है, जबकि नॉवेल के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉवेल इस किस्से कहानी को कहते हैं जिसका मौजू इंसानी जिंदगी या उसका कोई पहलू हो। नॉवेल निगार जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का बगौर मुशाहदा करके अपने मुशाहदात और तजुर्बात को एक खास तरतीब और सलीके के साथ कहानी के अंदर या नॉवेल के अंदर बयान करता है। ये नॉवेल की डेफिनेशन। अब हम ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा का ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है। ड्रामा अफसानी अदब की तीसरी बड़ी सिनफ़े सुख़न है। ड्रामा दास्तान और नॉवेल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ड्रामा दौर जदीद की इजाद है, या ड्रामा का ताल्लुक उर्दू अदब में यूनानी अदब के ज़ेर असर आया है। ड्रामा का ताल्लुक मैंने बताया आपको परफॉर्मिंग आर्ट से है। ड्रामा बुनियादी तौर पर यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राओ से मुश्तक़ है, जिसके मायनी है करके दिखाना। ड्रामा मुख्तलिफ किरदारों की मदद से स्टेज पर एक्ट किया जाता है। ड्रामा लिखने का मकसद ही तब पूरा होता है जब वो किरदारों की मदद से स्टेज पर परफॉर्म किया जाए। अदरवाइज ड्रामे का कोई मकसद नहीं है। ड्रामा पढ़ने की गर्ज से नहीं लिखा जाता, बल्कि ये परफॉर्म करने की गर्ज से लिखा जाता है। जैसे आपको बताया कि ड्रामा का ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है। ड्रामे का मकसद तभी पूरा होगा जब ये वो किरदारों की मदद से स्टेज पर खेला जाएगा, क्योंकि ये यूनानी जुबान के लफ्ज ड्राओ से मुश्तक़ है, जिसके मायने है अमल करके दिखाना। ड्रामा जिंदगी की नकल, रस्म रिवाज का आईना और सच्चाई का अक्स होता है। कामयाब ड्रामा वही होता है जो बेहतरीन नकाली हो। कामयाब ड्रामा वही होता है जो बेहतरीन नकाली हो, जिसका ताल्लुक असल से बिल्कुल करीब तर हो। ठीक है। ड्रामा दास्तान और नॉवेल की तरक्की याफ्ता शक्ल है, क्योंकि सबसे पहली अफसानी अदब की टाइप दास्तान है, उसके बाद नॉवेल और ड्रामा है। तो यूँ हम कहते हैं कि नॉवेल और दास्तान के बाद जो चीज़ वजूद में आई वो ड्रामा है। ड्रामा दौर जदीद की इजाद है, क्योंकि ड्रामा तभी लिखा गया था जब जदीद दौर में स्टेज का अमल जो है वजूद में आया या टेलीविजन का ट्रेंड आम हुआ। ड्रामा उर्दू अदब में यूनानी अदब के ज़ेर असर आया है, इस पर भी बात हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। अफसाना जदीद सनती दौर की पैदावार है, या हम यूँ अगर कहें कि अफसाना वो सिनफ़े सुख़न है जो
प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जदीद तरीन शक्ल है, तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि अफसाना अफसानी अदब की चौथी बड़ी सिनफ सुखन है। अफसाना दास्तान और नावल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। दास्तान के बाद नावल का ट्रेंड आया और नावल के बाद फिर उसको रद्द करते हुए ड्रामे का ट्रेंड आया, और ड्रामे के बाद जो अहम तरीन सिनफ सुखन है वो अफसाना ठहरी, क्योंकि अफसाना एक मुख्तसर तरीन कहानी का नाम है। अफसाना एक ऐसी मुख्तसर तहरीर है जिसमें किसी वाक़े, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है, और ये दास्तान नावल की मजीद तरक्की याफ्ता शक्ल है। जदीद दौर में जब जिंदगी तेज और लोगों के पास वक्त बहुत कम है, तो नावल के बाद अफसाने का रवाज हुआ। उर्दू में अफसाना अंग्रेजी अदब के असर से आया है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसे एक ही निशिस्त में या जिसको पढ़ने के लिए 20 से 25 मिनट दरकार हो। इसलिए अफसाना सनती दौर या मशीनी दौर में इंसान की बेपनाह मसरूफियत में से कहानी के जज्बात जो है उसको उसकी तस्कीन के लिए अफसाने ने जन्म लिया। हम इनके अज्जा की तरफ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम नावल के अज्जा देख लेते हैं। नावल के अज्जा में प्लॉट, किरदार, मंजर निगारी, मुकालमा और ज़बानो बयान और अंदाज़े फ़िक्र पर बात होती है। प्लॉट बुनियादी तौर पर कहानी बयान करने की तरतीब है, कहानी बयान करने का ढांचा है या स्ट्रक्चर है। प्लॉट के बगैर कभी भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। उमूमन नावलों के अंदर मुनज़्ज़म प्लॉट का अमल दखल होता है कि कहानी जो है एक ख़ास तरतीब के साथ आगे बढ़ती है। उस तरतीब में आगाज़, अंजाम और वस्त जो है वो तीनों हिस्से जो है वो ज़रूरी होते हैं। नावल के अंदर प्लॉट रीढ़ की हड्डी का काम करता है। बगैर प्लॉट के कभी भी नावल लिखा नहीं जा सकता। ऐसे नावल जिनके अंदर प्लॉट ना हो वो उमूमन या क्रुखे होते हैं या बेजान होते हैं। किरदार नावल के अंदर अगला अहम जुज़ है। बुनियादी तौर पर नावल के अज्जा को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जो नावल को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या वो तमाम चीज़ें जो नावल की तख्लीक में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, उन्हें हम अज्जा कहते हैं या पार्ट्स कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कोई भी रेसिपी अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो उसके लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स या कुछ अज्जा का होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह नावल के मुसन्निफ के पास प्लॉट, किरदार, मंजर निगारी, मुकालमा, ज़बानो बयान और अंदाज़े फ़िक्र का होना बेहद ज़रूरी है। किरदार ये भी नावल का लाजमी अंसर होते हैं। हर नावल एक या दो मरकजी किरदारों के गिर्द घूमता है, और बाकी तमाम ज़िमनी किरदार जो हैं वो मरकजी किरदारों को समझने में मदद देते हैं। उमूमन जो किरदार जिंदा और मुतहरिक किरदार वो समझे जाते हैं जो लचकदार होते हैं। यकरूखे और बेजान किरदार नावल के अंदर जगह नहीं पाते, वो नावल को बेजान बना देते हैं या नावल के हुस्न को मजरू करते हैं। उसके बाद अगला अहम जुज़ जो है वो मंजर निगारी है। मंजर निगारी नावल के अंदर लाजमी जुज़ है। मंजर निगारी से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, या मंजर निगारी जो है वो नावल की जान होती है, जिससे मंजर चाहे फितरत का हो, जज्बात का हो, एहसासात का हो, अच्छाई या बुराई का हो, कहानी को आगे बढ़ाने में मरकजी किरदार अदा करता है। उसके बाद हम मुकालमा और ज़ुबानो बयान पर बात करते हैं। मुकालमा किसी भी किरदार को समझने में रीढ़ की हड्डी का काम करता है, या मुकालमा किरदार और मंजर निगारी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। मुकालमे ही से मुसन्नफ की नफ्सियात और किरदारों की नफ्सियात को समझने में मदद मिलती है। हर अदीब का कोई ना कोई मकतबा फ़िक्र या कोई ना कोई अंदाज़े फ़िक्र होता है, या कोई ना कोई मकसद होता है जिसके तहत वो नावल लिखता है। इसलिए अंदाज़े फ़िक्र नावल के अंदर मरकज़ी मुकाम रखता है। अंदाज़े फ़िक्र के बगैर कोई भी नावल जो है वो नहीं लिखा जा सकता। अफसाने की अक़साम में 4 बड़ी अक़साम जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। रोमानवी अफसाना, तरकीब पसंद अफसाना, तजरीदी अफसाना और अलामती अफसाना। रोमानवी अफसाना वो अफसाना है जो रोमानियत को सामने रखकर लिखा जाता है, जिसमें रोमानवी ख्यालात और जज्बात कलमबंद किए जाते हैं। जबकि तरकीब पसंद जो अफसाना है वो अफसाना है जिसमें जो रोमानी अफसाने को रद्द करने के लिए लिखा गया है। रोमानवी अफसाना में अमूमन अदब के जज्बात की तस्कीन की जाती है, जबकि तरकीब पसंद अफसाना जो है अदब बराए मकसद का प्रचार करता है। तजरीदी अफसाना वो अफसाना है जो जदीद कदीम अफसाने से या क्लासिकल अफसाने से जदीद तक का सफ़र है। और तजरीदी अफसाना ने आजकल के अफसाने में बहुत ज़्यादा अबहाम पैदा कर दिए हैं। इस अफसाने की मदद से कारी
लिटरेचर को समझने में ना तो मदद हासिल कर सकता है और ना ही उससे उस तरह से इस्तेफादा कर सकता है, क्योंकि तजरीदी अफसाने को समझना भी एक आर्ट है, एक फ़न है, और तजरीदी अफसाना निगारों ने उसे बहुत ज़्यादा जो है इबहम का शिकार कर दिया है। अलामती अफसाना भी इसी नोयत का एक मुनफरिद अफसाना है, जिसके अंदर मुख्तलिफ अलामतों और इशारों कनाओं के ज़रिए जो है वो शायर कहानी को अफसाना निगार कहानी को बयान करता है। अनवार अहमद ने अफसाना को 4 ग्रोहों में तकसीम किया है। ऐसे अफसाने जिनमें कौमी नुक्ता नज़र से मुखालिफ किस्म की सतमरानी की जज्बाती रुदात बयान की गई हो। ऐसे अफसाने दूसरे मौजू पर वो अफसाने हैं जो कि जहनी और जज्बाती आसरे की तवक्को रखते हों। तीसरे तलखी, नफरत, कुदूरत और तासुब के माहौल में परवान चढ़ने वाले अफसाने हैं। उर्दू अफसाने में जो अव्वलीन दौर है वो प्रेमचंद का दौर था, जिस दौर में हकीकत को सामने रखकर अफसाने लिखे गए थे। नॉवेल का पहला नाम। उर्दू में नावल निगारी की तारीख पर पहले भी बात हो चुकी है। उर्दू में नावल निगारी की तारीख 100 साल से कदीम है। उर्दू की क्लासिकी नसर में जदीद नावल का वजूद ना था। दास्तान, कहानी और तमसील जैसी असनाफ अपने पूरे जोबन के साथ मौजूद थी। उर्दू अदब के कारी को जब ख्वाबों और ख्यालों की वादियों में भटकने का एहसास हुआ तो वो हकीकी दुनिया से आशना हुआ। यूं उसने दास्तान, कहानी और तमसील से जस्त लगाई और नावल से मानूस हुआ। नावल का माखज़ अतालवी जुबान का लफ्ज़ नोवेला है, जिसके मानी नया, अनोखा, छूता और निराला के हैं। एक सिंध की हैसियत से नावल को आलमी शोहरत हासिल हुई। ये हज़ारों साल पुरानी इंसानी तहजीब को अपने दामन में समेटे हुए है। जिंदगी की रंगारंगी अपनी तमाम जुजियात के साथ नावल का हिस्सा बनी है। जिंदगी की रंगारंगी के अलावा एक नावल जिंदगी की ऊंच नीच और अपने तखय्युल की मदद से मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपने अंदर समेटे हुए हयात कायनात के अक्सर गोशों को रोशन करता दिखाई देता है। जिंदगी की कामयाबी और कामरानी के साथ एक उम्दा नावल जिंदगी के दोनों पहलुओं को खूबसूरती के साथ बयान करता है। नावल की साख में मौजूद ख्यालात की ऐसी गुलकारी होती है कि कारी हैरान रह जाता है। नावल से मुराद अमूमन सादा लफ्ज़ों में ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली वाक़यात और रोज़ाना पेश आने वाले मामलात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को इसमें दिलचस्पी पैदा हो। ये दिलचस्पी प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार और मुकालमा निगारी से पैदा की जाती है और यही नावल के बुनियादी अनासर हैं। इसमें प्लॉट और किरदार निगारी को खास तौर पर अहमियत हासिल है। उर्दू में बेशुमार नावल लिखे गए। अगर सख्त मेयारात के पेश नज़र रखे जाएं तो चंद उर्दू के नावल ऐसे हैं जो इन नावलों के मेयार को पूरा उतरते हैं। अमूमन मजमूई तौर पर जो नावल के लिए बुनियादी शर्तें हैं वो देख लेते हैं। इसमें ऐसे नावल इसमें किसी नजरिए या जहनी रुझान के तहत यकरंगी और बाहमी रबत मौजूद होना चाहिए। कामयाब नावल की बुनियादी शर्त है वो जिंदगी की हकीकी तस्वीरों या उस तस्वीर से मुशाबा हो। नावल के लिए नसर का पैराया इख्तियार किया गया हो। इंसानी जिंदगी की भरपूर तर्जुमानी करता हो। नावल इसकी बुनियाद साइंसी, फलसफियाना या कम से कम जहनी तनकीदे हयात हो, वरना नावल जो है वो उम्दा नावल नहीं करार दिया जाएगा। नावल की जो दो बड़ी अकसाम बताई थी आपको, रोमानवी और नफ्सियाती नावल थी। इसके अलावा नावल की 10 बड़ी अकसाम भी थी। अब हम बढ़ते हैं उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है और उनका नावल मिरातुल अरूज उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। उर्दू में बाकायदा तौर पर नावल के मैदान में कदम रखने वाले जो मुसन्नफ़ हैं वो मौलवी या डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। इस हवाले से वो उर्दू के अव्वली नावल निगार हैं और उनका नावल मिरातुल उरूज 1869 को उर्दू का पहला नावल के तौर पर जो है वो शाया हुआ या उर्दू का पहला नावल करार दिया गया। अगरचे बाज़ लोग उन्हें नावल निगार तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो बहरहाल उर्दू के पहले नावल हैं और उनका पहला नावल जो है वो मिरातुल उरूज है। इसके अलावा जो निसाब में शामिल इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू नावल निगारी के बानी करार दिया जाता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि नज़ीर उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उनका बुनियादी मकसद इस्लाह था, जिसके रंग में रंग कर बाज़ औक़ात कहानी पर मकसद इतना गहरा हो गया है कि उसके हुस्न को जो है वो मजरू करने में काफ़ी किरदार अदा करता है, लेकिन उनके किरदारों पर मसालियत और मौलवियत की गहरी छाप है।
इन तमाम बातों से कतई नज़र डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू में नावल निगारी के बानी हैं और मौजूद भी। उन्होंने कहानी के मावराई माहौल को एकदम बरसगीर की तहजीब और माशरत के शाना बशाना ला खड़ा किया है। नज़ीर अहमद के नावलों ने कहानी को तख़य्युल और तसव्वुर की दुनिया बसाने की बजाय हकीकत की दुनिया में कदम रखना सिखाया। कहानी को महज दिलचस्पी और तफरीह की चीज़ समझे बगैर उसे माशरती ज़िंदगी के साथ जोड़ा। अलावा जी अगर हम ये कहें कि उर्दू अदब को कलीम और ज़ाहरदार बेग जैसे जिंदा किरदारों से भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही नवाजा। उनकी ज़हनी बेदारी और तरक्की याफ्ता शऊर का नतीजा ये है कि मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है, जबकि इब्नुल वक्त में वक्त का किरदार जो है, वक्त का बेटा जो है जिसे करार दिया गया है, वो भी एक तवाज़ुन और फन की उम्दा मिसाल है। इसी तरह उनका खजाना मुब्तला उर्दू का पहला अफसाना है जिसने सही मानों में जिंदगी और फन दोनों के इनफरादी और बाहरी रिश्ते की दाग बेल डाली। नज़ीर अहमद के बाद आने वाले नावल निगारों को फन की रवायत का एक ऐसा मयार मिला जिसकी में बहुत सी खामियों के बावजूद मुकम्मल फन की सारी निशानियां मौजूद थीं। गोया डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल किरदारी और मिसाली होने के साथ साथ इस्लाही नावल की उम्दा और जीती जागती मिसालें हैं। ड्रामा के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रामा में जो निसाब में शामिल ड्रामा है वो है अनारकली सईद इम्तियाज़ अली ताज का। सईद इम्तियाज़ अली ताज को भी उर्दू में ड्रामा निगारी का बानी करार दिया जाता है और उनके ड्रामे अनारकली को उर्दू का उम्दा या बेहतरीन ड्रामा तस्वुर किया जाता है। इससे पहले उर्दू में जो है ड्रामा की उस तरह से मिसाल हमें नहीं मिलती। क्या में पाकिस्तान के बाद ड्रामे में जब दिलचस्पी बढ़ी तो सबसे पहले जो लिखने वालों में जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज का है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामे के फ़न को ना सिर्फ निखारा बल्कि उसके अंदर जो है उसके हुस्न में मज़ीद इजाफा किया और उसमें एक नई जो है शान लेकर आए, जिससे अफसाना जो है वो सईद इम्तियाज़ अली ताज की पहचान बन गया। और आज भी मुख्तलिफ सतहों पर ड्रामा लिखते हुए सईद इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा अनारकली की पैरवी करना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। सईद इम्तियाज़ अली ताज ने जो ड्रामा अनारकली है 1922 में लिखकर जदीद ड्रामा निगारी की तरफ अहम कदम रखा, जिसे हम पहला कदम भी कहा जाता है। आज भी ये ड्रामा उर्दू अदब में एक शाहकार की हैसियत रखता है और उस पे ड्रामे आज भी जिंदा और मुतहरिक समझे जाते हैं। मुकालमों की ही मदद से किरदारों को समझने में मदद मिलती है। कुछ मुकालमे ऐसे हैं जिनसे ना सिर्फ ड्रामा बल्कि ड्रामा निगार और उस माहौल और उस माशरत की जिस माशरत को सामने रखकर ड्रामा लिखा गया है कि नफ्सियात को भी समझने में मदद मिलती है। यूँ अनारकली सईद इम्तियाज़ अली ताज का ऐसा अदबी शाहकार है जिसके असर से उर्दू अदब सदियों तक जो है वो मुक़ीद रहेगा या उसके असर से आज़ाद नहीं हो पाएगा। अफसाने का पहला नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद का अफसाना ज़ादेरा को नुमाया मुकाम हासिल है। प्रेमचंद उर्दू अफसाना निगारी के बानी तस्वुर किए जाते हैं। प्रेमचंद वो अफसाना नवीस हैं जिन्होंने सबसे पहले अफसाना लिखा। ना सिर्फ सबसे पहले अफसाना लिखा बल्कि प्रेमचंद की शोहरत इस वजह से भी ज़्यादा है कि उन्हें अफसानवी तनकीद का भी बानी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उससे पहले अफसानवी तनकीद की मिसाल प्रेमचंद से पहले कहीं और नहीं मिलती। उर्दू अफसाना निगारी का बाकायदा आगाज़ जो कि 20वीं सदी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जो है उस अफसाने में सबसे पहले अफसाना निगारों में सबसे पहला नाम था जिन्होंने अपना पहला अफसाना सोज़े वतन जो है वो शाया करवाया था। उर्दू अफसाने में अवलियत का शरफ भी प्रेमचंद को ही हासिल है। उन्होंने हकीकत निगारी को रवाज दिया और पहली दफ़ा अफसाने का मौजू उस वक्त की माशरत थी। आज भी हमारा अफसाना जो है वो प्रेमचंद के ज़ेरे असर लिखा जा रहा है, क्योंकि आज भी अफसाना जो है वो देही माशरत के साथ साथ अपने इलाके और अपने तबके की लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए लिखा जा रहा है। प्रेमचंद के अफसानों में जो देहाती मनाजर की पेशकश है वो अपनी मिसाल आप है।
प्रेमचंद की अफसाना निगारी ना सिर्फ सूरी और फनी हैसियत से उर्दू में एक नई चीज है बल्कि मानवीय एतबार से भी एक जदीद चीज़ है। प्रेमचंद से कबल उर्दू अफसाने और नावलों के जो अंदाज था, इसमें सिवाय ख्याली बातों के ऐसी चीज़ें बहुत ही कम नजर आती हैं जिनका ताल्लुक जिंदगी की तलख और ठोस हकीकतों से हो। इससे कबल के अफसाना निगार हवाओं में परवाज करते और खलाओं में बसेरा लेते थे, जमीन से उनका ताल्लुक बहुत कम था। प्रेमचंद को इस सिलसिले में अव्वलियत का शरफ हासिल है क्योंकि उन्होंने हमारी अपनी जिंदगी को अपने फन का मौजू बनाया और उर्दू में एक ऐसी वाकियाती और हकीकत निगारी को रवाज दिया जो बिल्कुल नई चीज है। उनके अफसानों में जमाने की हिंदुस्तानी जिंदगी की हूबहू तस्वीरें मिलती हैं। इसीलिए प्रेमचंद को उर्दू में अफसाने का नुमाइंदा नाम या नुमाइंदा हवाला करार दिया जाता है, जिनके बगैर अफसाने का अबाब तक मुकम्मल नहीं हो सकता या जिनके बगैर अफसाने की पहचान मुमकिन नहीं है। उर्दू की अफसानवी नसर के बारे में मजीद रहनुमाई के लिए असनाफ़ अदब रफ़ीउद्दीन हाशमी की बहुत मशहूर किताब है, इससे आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा असनाफ़ नज़्म व नसर इशफ़ाक़ अहमद वर्क की किताब है, इसमें भी तमाम असनाफ़ के बारे में डिटेल मौजूद है। मजीद रहनुमाई के लिए आप ये किताबें देख सकते हैं। इसके अलावा भी असनाफ़ अदब पर बेशुमार किताबें दस्तियाब हैं। असनाफ़ अदब एक और किताब है अबुल सिद्दीकी की, जिससे आप उर्दू की नसरी असनाफ को समझने के लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फिक्शन की 4 बड़ी टाइप्स के बारे में आज हमने पढ़ा। दास्तान पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा मौजू नॉवेल, ड्रामा और अफसाना था। उनके हमने लुग़वी और इस्तिलाही तफ़हीम पढ़ी। नॉवेल अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि नोवेला से अखज़ किया गया है, जिसके मानी नया, अनोखा, छूता और निराला के हैं। जबकि ड्रामा ड्राओ से मुश्तिक है, जिसके मायने है करके दिखाना। ड्रामे का मकसद ही तब पूरा होता है जब वो किरदारों की मदद से स्टेज पर एक्ट किया जाता है। अफसाना के मायने, लुग़वी मायने जो है वो मनगढ़ंत कहानी, झूठा वाक़या, हकायत या किस्सा के हैं। अफसाने का ताल्लुक ऐसी कहानी से है जिसे हम एक ही नशिस्त में पढ़ सकें, एक ही सिटिंग में पढ़ सकें। मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ शॉर्ट स्टोरी इस्तेमाल किया जाता है। अफसाने का मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो एक तासुर को ना उभार सके, इसलिए अफसाना मुख्तसर कहानी है जिसमें किसी एक ही मौजू, किसी एक ही वाक़े को जो है वो बयान किया जाए। ये हमारी उर्दू की जो है वो अफसानवी नसर की 3 टाइप्स थी। चौथी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लासेस में हम इंशाल्लाह गैर अफसानवी नसर की टाइप पढ़ेंगे, जिनमें सवाने उमरी, आबिती, सफ़रनामा और खाका शामिल हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।